Hello class, welcome to lecture 2 of physics class 10th chapter electricity। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने अब तक कवर किया है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है और उसका मैकेनिज्म कि चार्ज मैटर के थ्रू कैसे फ्लो करता है, टाइप्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी कि कंडक्टिविटी के बेस पे मैटर किस किस तरह के हैं। मतलब कि तीन तरह के मैटर हमने पढ़े थे बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी, विच आर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या करंट या चार्ज बड़ी ही आसानी से फ्लो करता है। सेमीकंडक्टर्स जिसमें से करंट या चार्ज फ्लो तो करता है पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी काफी हाई है, मतलब ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज वो काफी हाई है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के टॉपिक में हम वो अच्छे से कवर करेंगे कि कैसे फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है कोई भी कंडक्टर या सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर। इन शॉर्ट कोई भी मैटर कैसे उसके थ्रू पास होने वाले चार्ज से इंटरैक्ट करता है, उसको हम रेजिस्टेंस के अंदर डील करने वाले हैं। तो अब तक मैकेनिज्म हम देख चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टीज, जी हाँ, तो ये सब हम कर चुके हैं, इसको हटा देते हैं। जस्ट टू रिकैप कि फर्स्ट लेक्चर में कहां तक कवर हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आज का है उसमें हम कवर करने वाले हैं सर्किट। कि सर्किट क्या है, मतलब ये जो हमने ये डायग्राम या चित्रकारी जिसको बच्चे अभी देख के बोलेंगे वो क्या है, इसको कैसे समझा जाए, ये क्या लगाया है, ये क्या चीज है, ये सब ये हम समझेंगे सर्किट के अंदर। तो देखिए सर्किट बाय डेफिनेशन it is a closed and continuous path closed and continuous path through which electricity flows या फिर करंट flows। कि एक ऐसा क्लोज और कंटिन्यूस मतलब कि एक बंद और लगातार रास्ता जिसके थ्रू हमारा चार्ज या करंट या इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं वो फ्लो कर सके। अब सर्किट इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जो हमारे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ये डायग्राम, इसका नाम है सर्किट। तो सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स कैसे कि ये हमारी बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है, ये रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम आर से भी डिनोट करते हैं। ये मेरा वोल्ट मीटर है जो पैरेलल में लगाया गया है। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाएगा। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको याद रखने के लिए काफी आसान सी ट्रिक क्या है कि ये जो छोटा मार्क हमने बनाया, ये छोटी लाइन है जो इसको नेगेटिव टर्मिनल मानते हैं और इस बड़ी लाइन को पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमारा है एमीटर और जैसे ही हमारी बैटरी के टर्मिनल्स जुड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग ही, यानी इधर से नेगेटिव हमने जोड़ा है तो एमीटर के साथ पहला टर्मिनल कौन सा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और सिमिलरली इधर से जुड़ा हुआ टर्मिनल पॉजिटिव। तो ये सब हम आगे काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लेते हैं क्या कि ये सर्किट है और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। कुछ कंपोनेंट्स बैटरी, रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, एमीटर। आमतौर पे ये वोल्टमीटर और एमीटर होते नहीं है हमारे डेली लाइफ में, मतलब कि हमारे जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उस टाइम पे हमें ये वोल्टमीटर या एमीटर नहीं दिखाई देंगे, हमें क्या दिखाई देगा, ये रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस भी नहीं देखा होगा कुछ बच्चों ने। तो बेसिकली हर वो अप्लायंस, यानी कि घर में कोई भी अप्लायंस फ्रॉम योर लैपटॉप टू योर मोबाइल फोन टू योर इलेक्ट्रिक बल्ब, एनीथिंग दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हमने काफी आराम से रेजिस्टेंस की तरह दिखा सकते हैं। इसकी जगह अगर मैं कोई बल्ब लगा दूं और उसको बोलूं कि वो रेजिस्टेंस है, वो भी ऐसे ही काउंट होगा। तो सर्किट द ग्राफिकल डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट, और आपकी बुक में कुछ और इस तरह के सिंबल्स दी होंगी, वो आप एक बार चेक करेंगे जिसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सभी सिंबल्स को एक बार में ही कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप एक बार बुक रेफर करेंगे अपनी, उसमें इस तरह का बैटरी का सिंबल मिलता है आपको, नहीं मिलता वो देखेंगे। और ये रेजिस्टेंस या बल्ब या ये क्लोज्ड सर्किट या इस तरह से कुछ हमें स्विच, ये क्लोज्ड स्विच, और इससे अगर हम सेंटर से ये हटा दे तो ये ओपन स्विच का काम करेगा। ये आज आपका
काम है कि आप बुक खोलेंगे और उसमें चेक करेंगे कि कौन से हमारे सिंबल्स हैं। अब ये सब देखने के बाद हम कल जो कुछ एक हमने कवर किया था कि करंट क्या है और कैसे फ्लो करता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है कि उसको मेजर किस यूनिट में किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो किसी चीज को वेट करके ले आते हैं या फिर किसी चीज की लेंथ देख के ले आते हैं। अगर कोई कपड़ा लेने गए तो 1 मीटर 2 मीटर, या कोई फ्रूट्स हम खरीदने गए हैं तो उसको 1 केजी 2 केजी इस तरह से देख लेते हैं। तो हम करंट को कैसे मेजर करेंगे या वोल्टेज को कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए हमारे पास यूनिट्स हैं। यूनिट्स कैसी? करंट जो कि डिफाइंड है कैसे? करंट आई इक्वल्स चार्ज अपॉन टाइम, मतलब कि कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में। एक यूनिट इसकी हम ऐसे बना सकते हैं, कैसे कि इसकी यूनिट है कूलम, सी हमने कल देखा था, और ये टाइम पर सेकेंड। तो एक यूनिट हमारी है कूलम पर सेकेंड। इसी का जो नया नाम है, जिस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काफी रिसर्च करी, उसके नाम पे हमने यूनिट का नाम रख दिया, वो क्या? एम्पियर। ठीक है, तो चार्ज पर सेकेंड और एम्पियर दोनों यूनिट किसकी हैं? करंट की। नेक्स्ट चीज वोल्टेज, वी। या फिर उससे पहले भी अगर हम एक चीज देखें, वोल्टेज क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि करंट को मूव करने के लिए कोई फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी चीज को मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो हमने कल बात की थी ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि ये जो हमने बैटरी लगा रखी है, यहाँ पे क्या है? इस तरफ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है, या ये कहें कि पॉजिटिव चार्ज है। मतलब इन दोनों में एक बैलेंस क्रिएट नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा है एक टर्मिनल पे कंपेयर टू द अदर। तो हो क्या रहा है? एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। डिफरेंस कैसा? पोटेंशियल का। पोटेंशियल कैसे? कि कितनी कैपेसिटी है इस चीज की चार्ज को होल्ड करने की। अब पोटेंशियल का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो होता है कैपेसिटी, कि किसी भी चीज की क्या कैपेसिटी है। तो पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी या पोटेंशियल। उससे हम क्या देखेंगे? अब ये जो फोर्स लगा उसको किस चीज में मेजर करा जाए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसको प्यार से नोट करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब कि मेरा कोई चार्ज Q था, उसको मैंने यहाँ इंफिनिटी काफी दूर से उठा करके इस पॉइंट तक लेके आना है। तो यहां से यहां लाने में जो हमारा वर्क लगा उसको किससे डिवाइड करेंगे? चार्ज से, मतलब कि पर यूनिट चार्ज। अभी मैंने Q चार्ज लिया है, डेफिनेशन जो है वो 1 कूलम के लिए यानी 1 यूनिट के लिए डिफाइंड है, पर हमने चार्ज कंसीडर किया कैसे? जनरल Q। तो Q चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके इस पॉइंट A, इसका नाम रख देते हैं, इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ, वर्क डन अपॉन दिस चार्ज, इट इज पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? मतलब अब मैंने यहां इस पॉइंट तक तो ले आया, अब इस पॉइंट से फर्दर किसी पॉइंट B तक लेके जाने के लिए, मतलब A से B पॉइंट तक सेम चार्ज को, अब यहां से यहां लाने के लिए जो वर्क डन हुआ दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के पोटेंशियल वैल्यूज का, उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच में कितनी कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करने की, और इस पॉइंट से उस पॉइंट तक लेके जाऊंगा जब मैं चार्ज को, तो क्या फोर्सेस प्ले होंगी बीच में, उसको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वो दिखाता है। तो इसकी यूनिट क्या है? या तो एक सिंपल यूनिट बनती है क्या? जूल पर कूलम, मतलब वर्क की हमारी यूनिट है जूल और चार्ज की यूनिट है हमारी कूलम, तो जूल पर कूलम, एक तो ये यूनिट होगी। दूसरे हमारे एक साइंटिस्ट जो है एलेजांद्रो वोल्टा, तो एलेजांद्रो वोल्टा को नाम पे एक यूनिट रखी गई वोल्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं V से। अब देखो यूनिट्स कवर हो चुकी हैं, इनको डिफाइन कैसे करा जाए? अब मैं कहूं कि व्हाट इज 1 एम्पियर, तो काफी आसान है, डेफिनेशन यहीं से आ जाएगी इसकी। कैसे? कि जब मुझे 1 एम्पियर डिफाइन करना होगा तो 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज
फ्लोज थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड, मतलब एक कूलम चार्ज जब 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो उसका नाम मैं क्या रखूंगा, 1 एम्पियर करंट। और जब वोल्टेज या 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो, 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट, इट इज when 1 joule of work, 1 joule of work is done to bring 1 coulomb charged object from infinity to that point। तो इसको हम क्या नाम देंगे, 1 वोल्ट। तो यहां पे हमारी यूनिट्स कवर हो जाती हैं। करंट की यूनिट होगी एम्पियर और वोल्टेज की वोल्ट, वी। अब बात आती है कि इनको मेजर कैसे करा जाए। मेजर किस में करा जाए वो हमने देख लिया, कैसे फ्लो करते हैं पहले वो देखा। सेकंड चीज हमने देखी कि किस चीज में मेजर करेंगे, किस यूनिट में मेजर करेंगे। अब देखेंगे कि किस मशीन के साथ या फिर किस इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको हम मेजर करें कि अभी इसके थ्रू कैसे करंट, कितना करंट पास कर रहा है। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि कोई भी तार है उसके थ्रू कितना करंट पास करता है, उसको देखने के लिए दो तरीके, या तो आपको ये पता हो कि उसमें से कितना चार्ज पास हुआ और कितने टाइम में पास हुआ, पर ऐसा फिजिकली हम देख करके नहीं बता सकते। तो उसके लिए हमारे पास दो ये इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका नाम है एमीटर और वोल्टमीटर। अब एमीटर जैसे कि अपने नाम से ही बता रहा है कि एमीटर, एम्पियर, ए फॉर एम्पियर, ए फॉर एमीटर, ये किस चीज के लिए यूज होगा, ये यूज होगा करंट को मेजर करने के लिए। सिमिलरली वोल्टमीटर, वोल्टमीटर किस चीज को मेजर करने के लिए यूज होगा, वोल्टेज, वोल्टेज या फिर इसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। और इसकी सिमिलर रिप्रेजेंटेशन ये रहेगी। तो ये जो वोल्टमीटर है वो हमारे यहाँ रहा सर्किट के अंदर, और इसको हमेशा ही हम पैरेलल में जोड़ते हैं। मतलब ये रेजिस्टेंस है, एक कॉमन पॉइंट दोनों तरफ से उठाएंगे और उसके थ्रू इसको अक्रॉस में इसको ऐड करेंगे, तब जाकर के हमें ये वोल्टेज की इसके अक्रॉस की, यहां से यहां तक इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज अप्लाइड है उसकी वैल्यू हमें दे देगा ये। अब जो एमीटर है उसे हम यूज करते हैं सीरीज में। सीरीज में कैसे, अब देखो ये सीरीज में कैसे है। अब ये जो पूरा सर्किट है आगे का और यहाँ इस तरफ पीछे का जो सर्किट है ये सारा एक लाइन में है। यहाँ पे क्या था, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जुड़ा था, तो इसको इसका हमने नाम क्या दिया, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल में इसको ऐड करना। अब यहाँ पे ये सीधा एक ही लाइन से जुड़े हुए हैं तो इसको बोलेंगे हम क्या, सीरीज सर्किट या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज और पैरेलल को हम नेक्स्ट क्लास में काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखते हैं क्या, कि जो एमीटर है वो सीरीज में जोड़ा जाएगा, वोल्टमीटर पैरेलल में जोड़ा जाएगा। एमीटर, आइडियल एमीटर जिसको बोलते हैं कि मतलब जो सबसे बेस्ट होगा। आइडियल एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है बहुत ही लो या फिर नियरली इक्वल टू 0 फॉर एमीटर। एंड फॉर वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के लिए वोल्टेज होगी इंफिनिटी या फिर वेरी हाई, ताकि उसके थ्रू कुछ करंट पास ना करे। और यहाँ पे ऐसा होगा कि करंट इसके थ्रू पूरा पास करे, पर ये बता सके कि इसके थ्रू करंट कितना पास होता है। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे आई से दिखाई जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे। तो ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एक चीज आपने जो लास्ट क्लास में अच्छे से समझी थी वो क्या, कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन से अपोजिट में होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस टर्मिनल से उस टर्मिनल पे जा रहे हैं तो करंट ऐसा कहा जाएगा कि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर आ रहा है। तो ये थे हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिनको यूज करके हम बता सकते हैं कि करंट कितना है या वोल्टेज कितना है। नेक्स्ट ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट जो मैं एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठा करके यहां तक लाया था एक चार्ज ऑब्जेक्ट को, और उसमें जो वर्क डन हमारा हुआ था V इक्वल्स वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि एक यूनिट चार्ज को एक इनफाइनाइट पॉइंट से उठा के लाने का जो वर्क है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने का वो वर्क है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस क्या चीज है। अब देखिए
कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना जब शुरू करता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो मूव ही करता रहे, पर ऐसा तो नहीं होता जब हम चलना शुरू करते हैं, क्या ऐसा तो नहीं होता कि हम चलते ही रहते हैं? पर नहीं, रुक जाते हैं। कैसे? हमें अपोज करने वाली एक फोर्स है। अपोज करने वाली फोर्स कौन सी फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, जब उसके सरफेस ऐसे स्ट्राइक करके चलते हैं तो उसको अपोज करने वाली एक फोर्स रहती है जिसका नाम है फ्रिक्शन। पर यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, एक सिमिलर कॉन्सेप्ट जरूर है रेजिस्टेंस का, पर यहाँ पे इसको हम फ्रिक्शन नहीं है। होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में मूव करना चालू करता है, मतलब ये हमारी वायर है, इसके थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे तो है क्या, ये वायर एक्चुअली है एटम्स, इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स, और एटम्स के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में रिपेल करते हैं, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी के बहुत ही करीब चला जाएगा इलेक्ट्रॉन के, तो उसमें रिपल्शन फोर्स बढ़ती चली जाएगी। तो इसी रिपल्सिव फोर्स, या फिर इसको कहें कि ऑपोजिंग फोर्स, उस ऑपोजिशन को या उस रिपल्सिव फोर्स को क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। फोर्स को नहीं, उस फिनोमेना को। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे रेजिस्टेंस की। इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू नेचुरली अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट थ्रू इट, व्हिच इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो कांसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस यहीं पे खत्म होता है हमारा। इसका जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, काफी डिटेल में उसको समझेंगे कि कैसे हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स सीरीज में या पैरेलल में चलते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए लास्ट चीज वो है ओम्स लॉ। तो हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं ओम, OHM। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अंडर कंट्रोल्ड फिजिकल कंडीशंस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल्ड फिजिकल कंडीशंस। मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस थी उन्हें चेंज नहीं होने दिया गया, यानी कि टेम्परेचर इक्वल्स कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और सिमिलरली प्रेशर भी कांस्टेंट। तो इन फिजिकल कंडीशंस के अंडर ओम्स, हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उनका जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या था कि थ्रू एनी सर्किट व्हेन the physical conditions are constant, the current is directly proportional to the voltage applied। मतलब कि I जो हमारा करंट है सर्किट के अंदर, वो किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा, किस चीज के साथ बढ़ेगा या घटेगा? वो थी वोल्टेज जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस लगाया है उसके साथ। मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ती है तो करंट भी बढ़ेगा, और वोल्टेज घटती है तो करंट भी घटेगा। अब I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I, दोनों चीज सेम है, कोई फर्क नहीं कि ये चीज इसके साथ बढ़ती है या फिर ये कहूं कि ये चीज इसके साथ बढ़ती है, तो सेम बात है। इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला की टर्म में कन्वर्ट किया और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कह सकते हैं एक कांस्टेंट आया जिसका नाम रखा हमने R, और ये R क्या है? रेजिस्टेंस। तो V इक्वल्स IR या RI। V इज वोल्टेज, R इज रेजिस्टेंस, I इज करंट। तो ये था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या कहा? अंडर कंट्रोल्ड फिजिकल कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और ये वोल्टेज को प्रोपोर्शनल टू करंट लिख दिया या फिर करंट को प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज लिख दिया, सेम बात है। और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे सामने चल गया, वो था V इक्वल्स IR। अब तक हम 3 फॉर्मूलाज देख चुके हैं इस चैप्टर में। करंट इक्वल्स चार्ज अपॉन टाइम, वोल्टेज इक्वल्स वर्क डन अपॉन चार्ज, और V इक्वल्स टू IR। तो इसके बेस पे जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो अब तक सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, और जो नेक्स्ट क्लास है उससे पहले आप ये सब पढ़ेंगे और 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और जो क्वेश्चंस नहीं होंगे उसको हम डाउट क्लास के थ्रू कवर करेंगे। आपको बता दिया जाएगा कब होगा वो। तो थैंक्स एंड वेट टिल द नेक्स्ट क्लास।